हाय बच्चों। टुडेज लेसन है हमारा स्वामी आनंद का लिखा हुआ शुक्र तारे के समान। शुक्र तारे के समान इस पाठ का शीर्षक इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें एक ऐसे कैरेक्टर को के बारे में बताया गया है जो कि शुक्र तारे के समान चमकता रहा है। शुक्र तारा होता है जो बहुत ही कम समय के लिए दिखाई देता है और बहुत ही चमकीला होता है। तो इसमें जो जिन व्यक्ति का शख्सियत का उल्लेख है वो है महादेव देसाई, जो कि बहुत ही कम समय के लिए रहे लेकिन बहुत ही अपने चरित्र को उन्होंने उजागर रखा। चरित्र को उन्होंने बहुत ही विनम्र रखा। बहुत ही उनका जो गांधी जी के साथ में सहयोग था वो काफी अच्छा था और इस तरह से वो बहुत ही प्यारी शख्सियत थे। एक महान कार्य उन्होंने किया। तो इस बारे में स्वामी आनंद कहते हैं कि मूलतः गुजराती भाषा में लिखा गया था ये पाठ शुक्र तारे के समान, क्योंकि जो गांधी जी थे वो गुजरात के थे और लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव, जो उनके निजी सचिव थे महादेव देसाई, उनकी बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्ततम दिनचर्या को उकेरा है। उन्होंने इस पाठ में उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो टैलेंट है, जो कि बहुत ही अनुपम था, और उनकी बिजी दिनचर्या, बिजी डेली रूटीन को भी उन्होंने बताया है। लेखक अपने इस रेखा चित्र के नायक के व्यक्तित्व और उसकी ऊर्जा, उनकी लगन, प्रतिभा से अभिभूत हैं। मतलब लेखक बहुत इम्प्रेस हैं उनकी बातों से, उनके टैलेंट से। महादेव देसाई की सरलता, सिंप्लिसिटी, सज्जनता, निष्ठा, समर्पण, लगन और निरअभिमान, वो ईगो नहीं था उनके अंदर, इन सब को लेखक ने बहुत ही ईमानदारी से बताया है। इस तरह से इस पाठ में एक महादेव भाई हैं और एक भाई प्यारेलाल, इन दोनों शख्सियत के बारे में बताया गया जो कि गांधी जी के सहयोगी थे। तो पाठ को शुरू करते हैं। शुक्र तारे के समान। आकाश के तारों में शुक्र की कोई जोड़ नहीं है। शुक्र तारा जो होता है वो आकाश के तारों में जितने भी तारे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा चमकता है। शुक्र चंद्र का साथी माना गया है। शुक्र जो है वो चंद्रमा का साथी माना जाता है। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थके नहीं हैं, क्योंकि शुक्र तारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप में इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो एन शाम के समय देख सकती है या फिर बड़े सवेरे 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं देख पाती है। तो इस लाइन का अर्थ टोटल ये है कि जो शुक्र तारा है वो बहुत ही कम समय के लिए दिखाई देता है, या तो सुबह बहुत 1-2 घंटे के लिए या फिर शाम को। इसी तरह महादेव भाई जी जो आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। तो महादेव जी जो थे वो आधुनिक भारत के स्वतंत्रता का जब शुरुआत हुई ही थी, स्वतंत्रता ये आंदोलन की, उस समय में ये बहुत ही आभा जनक इनका व्यक्तित्व रहा है और आकाश को जगमगाकर, मतलब कि ये बहुत ही कम समय के लिए अपने जीवन काल में गांधी जी के साथ में रहे, परंतु उस जीवन काल में भी उन्होंने बहुत ही बेजोड़ प्रतिभा अपनी दिखाई। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। मित्रों के बीच विनोद में यानी मजाक में अपने को गांधी जी का हम्माल कहते थे। हम्माल मतलब होता है कुली या बोझ उठाने वाला। और कभी कभी हम अपना परिचय वो इस तरह से भी देते थे महादेव देसाई कि मैं पीर बावर्ची भिश्ती खर हूँ। मतलब पीर मतलब दुख दूर करने वाला, बावर्ची भिश्ती खर, बावर्ची खाना बनाने वाला, और भिश्ती जो होता है वो मशक से पानी उठाने वाला होता है, पानी भरने वाला कह सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के वो गांधी जी के सेवक के रूप में रहे। गांधी जी के लिए वे पुत्र से अधिक थे। सन 1917 में जब वे गांधी जी के पास गए तब गांधी जी ने उनको तुरंत पहचान लिया कि यस, ये ही मेरा नॉमिनी बनेगा। उत्तराधिकारी मतलब होता है नॉमिनी। 1919 में जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, उन दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी ने उसी समय महादेव देसाई को अपना वारिस कहा था। वारिस मतलब होता है नॉमिनी। 1929 में महादेव भाई आसेतु हिमाचल देश के चारों कोनों में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। आसेतु हिमाचल मतलब हिमाचल से लेकर के यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश में वो पूरे देश के दुलारे बन चुके थे 1929 में। और 1919 में गांधी जी ने इनको अपना नॉमिनी कहा था
और ये 10 साल के अंदर में ही वो पूरे देश के दुलारे बन चुके थे। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर आया था, फौजी शासन ने जिस तरीके से टॉलरेट किया था लोगों को, उसका ब्यौरा रोज-रोज आने लगा। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के अंतर्गत जन्म कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया गया था। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून, उसके संपादक थे कालीनाथ राय, उनको 10 साल की सजा दी गई थी। कभी कभी एमसीक्यू में आते हैं, ट्रिब्यून के संपादक कौन थे? कालीनाथ राय। और ट्रिब्यून जो दैनिक समाचार पत्र था वो कहाँ का था? लाहौर का था। गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों जो टॉलरेट हो रहा था उनकी कहानियां पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल गामदेवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करते थे और गांधी जी के सामने पेश करते थे। होता क्या था कि जब गांधी जी ये देख रहे थे, पूरे देश में तो ये सब हो ही रहा था, जो अंग्रेजी शासन था, जो ब्रिटिश लोग थे, वो इंग्लिश जो रूल था, वो सब जो भारत के वासी थे उन पर अत्याचार कर रहे थे, है ना। तो उस समय में बहुत सारे लोग जो भी उनसे पीड़ित थे, दुखी थे, वो सब लोग मणि भवन आ जाते थे। मणि भवन में गांधी जी रहा करते थे। कामदेवी जगह का नाम है। महादेव जी वो गांधी जी से डायरेक्ट नहीं मिलते थे, वो लोग पहले महादेव जी से मिलना होता था। तो महादेव जी क्या करते थे, उनकी सारी बातों को शॉर्ट में कमेंट तैयार कर लेते थे और गांधी जी को बताते थे और आने वालों के साथ रूबरू मुलाकातें भी करवाते, अब जरूरत पड़ती थी जिनको, उनको फेस टू फेस मीटिंग भी करवाते थे। रूबरू का मतलब होता है फेस टू फेस। गांधी जी बंबई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे। बॉम्बे क्रॉनिकल कहाँ से चलता था? बंबई से। क्रॉनिकल में जगह की तंगी बनी रहती थी। तंगी मतलब कि क्रॉनिकल जो न्यूज़पेपर था उसमें जगह नहीं होती थी, इतना ज्यादा मटेरियल हुआ करता था क्योंकि बहुत सारे लोग दुखी थे। कुछ ही दिनों में क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज संपादक यानी कि वो बिल्कुल किसी से नहीं डरते थे, हॉर्नीमैन को सरकार ने देश निकाले की सजा दे दी और इंग्लैंड भेज दिया, क्योंकि क्रॉनिकल में वो जो भारत पे अत्याचार हो रहे थे अंग्रेजी शासन द्वारा उसके बारे में लिखते थे, जबकि ये खुद अंग्रेज थे। ठीक है, तो अंग्रेजी शासन के अगेंस्ट जा रहे थे, इसलिए उनको देश से बाहर निकाल दिया और इंग्लैंड वापस भेज दिया। उन दिनों बंबई के 3 नए नेता थे। कौन से? शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमनादास द्वारकादास। इनमें अंतिम थी श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे। जो अंतिम थे यानी कि जमनालाल द्वारकादास थे, ये जमनादास द्वारकादास जो थे वो श्रीमती बेसेंट के अनुयायी यानी कि फॉलोअर थे। ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक निकालते थे और लेकिन उनमें क्रॉनिकल वाले हॉर्नीमैन ही मुख्य रूप से निकालते थे। ऑफिशियली ये लोग निकालते थे, बट जो बैकग्राउंड में कौन लिखा करता था? हॉर्नीमैन लिखा करता था। उसको देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी। अब लिखने वाले नहीं मिल रहे थे। ये तीनों ही नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे, गांधी जी को बहुत ज्यादा मानते थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन में बंबई के बेजोड़ नेता भी थे। सत्याग्रह आंदोलन जब हुआ था उस समय में बंबई के लीडर थे ये लोग जो गांधी जी के साथ में थे, तीनों लोग। इन्होंने गांधी जी से विनती की कि ये यंग इंडिया के संपादक बन जाएं। कौन? गांधी जी। और गांधी जी को तो इसकी सख्त जरूरत थी ही, तो उन्होंने तुरंत इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। गांधी जी का काम अब इतना बढ़ गया था कि साप्ताहिक पत्र भी कम पड़ने लगा था। गांधी जी ने यंग इंडिया को 2 हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। अब ज्यादा मटेरियल हो गया तो यंग इंडिया जो है एक बार की बजाय हफ्ते में 2 बार प्रकाशित होने लगा। प्रकाशित मतलब पब्लिश होने लगा। हर रोज का पत्र व्यवहार और मुलाकातें, आम सभाएं आदि कामों के अलावा यंग इंडिया साप्ताहिक में छापने के लेख, टिप्पणियां मतलब कमेंट्स, पंजाब के मामलों का संक्षिप्त विवरण समरी और गांधी जी के लेख, ये सब सामग्री हम 3 दिन में तैयार कर लेते थे। ठीक है। यंग इंडिया के पीछे नवजीवन भी गांधी जी के पास आया। दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलते थे। कहां से निकलते थे ये दोनों? यंग इंडिया और नवजीवन अहमदाबाद से। एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 6 महीनों के लिए मैं भी साबरमती आश्रम में रहने पहुंचा। शुरू में ग्राहकों के हिसाब किताब की और साप्ताहिकों
को डाक में डलवाने की व्यवस्था मेरे जिम्मे थी। मेरे जिम्मे मतलब स्वामी आनंद जो लेखक थे उनके जिम्मे थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद संपादन सहित दोनों साप्ताहिकों की और छापा खाने यानी कि जहां पर फैक्ट्री थी, न्यूज़पेपर जहां छपता था, ठीक है, उसकी सारी व्यवस्था किसके जिम्मे आई? लेखक के जिम्मे आई। गांधी जी और महादेव का सारा समय कहाँ बीतने लगा? देश के भ्रमण में, देश में घूमने में बीतने लगा। और वे मस्ती के लिए नहीं घूमते थे, क्या हो रहा है देश में इस बात के लिए घूमते थे, और ताकि वो उसको न्यूज़पेपर में छाप सके, पब्लिश कर सके। ये जहां भी होते थे वहां से काम और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच भी समय निकाल करके वो क्या करते थे? लेख लिखते थे और सेंड करते थे। सब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त, क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग, बहुत ही स्ट्रांग लोग, संवाददाता और गांधी जी को पत्र लिखते थे, और गांधी जी यंग इंडिया के उसमें जो कॉलम हुआ करते थे, यंग इंडिया न्यूज़पेपर जो था, उसमें इस बात को चर्चा किया करते थे। महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते। महादेव जी क्या करते थे कि गांधी जी इस सप्ताह में कहाँ गए, उन्होंने इस सप्ताह में क्या एक्टिविटीज की, ये सारी बातें वो लेखक को भेजा करते थे, जो स्वामी आनंद, जो कि यहाँ पर ये सारी जिम्मेदारी थी उनकी, जहाँ छपता था पेपर साप्ताहिक, वहां पर सारी जिम्मेदारी जो उनकी थी उनको भेजा करते थे, और वो फिर क्या करते थे? वो उसको पब्लिश किया करते थे। इसके अलावा महादेव क्या करते थे? देश विदेश के जो टॉप 10 समाचार पत्र थे, न्यूज़पेपर थे, जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते। आंखों में तेल डालकर देखना मतलब कि दिन रात जग करके गांधी जी की एक्टिविटीज को देखा करते थे, और उन पर बराबर से टीका टिप्पणी करते थे। टीका टिप्पणी का मतलब होता है कमेंट करते थे। उनको आड़े हाथों लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। बेजोड़ कॉलम, भरपूर चौकसाई और ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह, और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यनिष्ठता से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों और विरोधी विचारों के बीच भी देश विदेश के समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी को सबका लाडला बना दिया था। एमडी मतलब महादेव देसाई। इस लाइन को मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ। ये पूरा का पूरा एक लाइन है, ठीक है। बेजोड़ कॉलम और भरपूर, मतलब वो जो न्यूज़पेपर था ना, वो काफी कुछ उसमें मटेरियल रहता था, और ब्रिटिश सरकार की परंपराओं को अपनाकर, समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह, मतलब जो भी ब्रिटिश न्यूज़पेपर का कस्टम है या ब्रिटिश न्यूज़पेपर का जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करना है, ये वो बोला करते थे। और कहते थे कि कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यनिष्ठता, मतलब चाहे आपका जो विरोधी अगेंस्ट जो आपके खड़ा है वो चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, आपको अपनी पूरी ईमानदारी से उसके साथ बातचीत करनी है। और ये सारी तालीम मतलब शिक्षा, इन सब शिक्षा और इन गुणों ने तीव्र मतभेदों, जितना भी डिफरेंसेस थे, उन सब के बीच में देश विदेश के समाचार पत्रों की दुनिया में, और इसके अलावा भी जो समाचार न्यूज़पेपर थे, उन सब में जो महादेव देसाई थे वो सबके लाडले बन गए थे, सबके प्रिय बन गए थे। गांधी जी के पास आने के पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में, जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे, उसमें महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी, ट्रांसलेशन विभाग में नौकरी की थी, डिपार्टमेंट में। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे। दोनों एक साथ वकालत पढ़ते थे, और दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ शुरू की थी। इस पेशे का मतलब होता है, इस पोस्ट में आमतौर पर स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना होता है, झूठ को सच, सच को झूठ करना होता है। डेफिनेटली वकीलों का तो काम ही ये होता है, राइट। साहित्य और संस्कार के साथ इसका कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों ने तो उस समय से टैगोर, शरत चंद्र, साहित्य और संस्कार मतलब जो लिटरेचर था उससे उनका कोई संबंध नहीं होता है वकीलों का। लेकिन ये जो वकील थे, इन्होंने क्या किया कि टैगोर, शरत चंद्र, इनके जो लिटरेचर थे उनको पढ़ना शुरू किया, और चित्रांगदा, कच्छ देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप जो पुस्तक थी, उस शीर्षक की नाटिका
शरद बाबू की कहानियां आदि अनुवाद उस समय की उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन है। मतलब इन सब का उन्होंने ट्रांसलेशन किया था। ठीक है। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। सानी का मतलब होता है उनके जैसा कोई भी नहीं लिखता था। वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र, जो वायसराय उस समय का जो गवर्नर जनरल होता था उसको वायसराय बोला जाता था, उसके लिए जब कोई लेटर जाता था तो गांधी जी हमेशा महादेव की लिखावट में ही भेजा करते थे। उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी लंबी सांसें लेते थे। और भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज नहीं डूबता हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक कहाँ मिलता। मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उसमें भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो कि महादेव देसाई के समान सुंदर लिखता हो। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने से भी नहीं मिलेगा। पढ़ने वाले को मंत्र मुग्ध कर देने वाला सुंदर और शुद्ध लेखन हुआ करता था महादेव देसाई का। बहुत ही सुंदर लिखते थे और प्योर लिखते थे, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती थी। महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियां, कमेंट्स, पत्र, लेटर्स, गांधी जी के व्याख्यान, लेक्चर, उनकी स्पीच, प्रार्थना प्रवचन, मुलाकातें, मीटिंग्स, वार्तालापों यानी कि जो भी मीटिंग होती थी उन पर लिखे गए कमेंट्स, सब कुछ फुल स्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट किसी स्पीड में लिखा जाता था। वे शॉर्ट हैंड नहीं जानते थे। शॉर्ट हैंड एक ऐसी लिपि होती है जिसमें जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, इसके लिए बस थोड़ा सा साइन, 2-3 साइन ही काफी होते हैं। इस तरीके की लिपि होती है शॉर्ट हैंड, यानी कि एक पूरे सेंटेंस को सिर्फ 2 अक्षरों में उसको लिख दिया जाए। ये एक लिपि होती है जिसको पढ़ने वाला भी जानना चाहिए और अगर लिख रहा है उसको भी पता होना चाहिए, तभी वो आपस में समझी जा सकती है। तो शॉर्ट हैंड नहीं जानते थे वो। इतने बड़ी बड़ी चीजों को, ये जो टिप्पणी हुआ करती थी, कमेंट हुआ करते थे, मीटिंग्स हुआ करती थी, इन सब को पूरा का पूरा पेजेस में लंबी लंबी लिखावट के साथ, सुंदर हैंडराइटिंग के साथ वो बहुत ही तेज स्पीड में लिख दिया करते थे। बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, लीडर्स, देश विदेश के अग्रगण्य मतलब टॉप 10 न्यूज़पेपर्स के प्रतिनिधि, लीडर, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संचालक जो कि अंतरराष्ट्रीय जितने भी इंस्टीट्यूट हुआ करते थे उनको चलाने वाले, पादरी जो कि चर्च में पुजारी होता है, ग्रंथकार रचना करने वाले ग्रंथों को, आदि सब गांधी जी से मिलने आते थे। ये लोग खुद और अपने संगी साथी भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। जितने भी लोग आते थे वो सब अपने जो असिस्टेंट लाते थे वो लोग शॉर्ट हैंड में उनकी बातों को नोट किया करते थे। परंतु महादेव एक कोने में बैठ करके अपनी लंबी लिखावट से सारी चर्चा को लिखते रहते थे। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपनी मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए आते थे तो भले ही उनमें कुछ भूलें या कमियां हों, लेकिन महादेव की डायरी में जो कुछ भी था वो सब प्योर होता था। मजाल है कि उसमें कोई कॉमा की भी गलती हो जाए। मतलब जो गांधी जी के सामने जो महादेव जी की डायरी हुआ करती थी उसमें महादेव जी एक कॉमा की भी गलती नहीं करते थे। गांधी जी कहते थे कि महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था। मतलब वो उनको इंसल्ट करते थे। गांधी जी कहते थे जो कोई भी लोग उनके पास लिखवाने के लिए, ओके करवाने के लिए आते थे, अप्रूव करवाने के लिए, उनको कहते थे कि भाई आपने कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं, आपको महादेव जी की लिखावट के साथ मैच कर लेना चाहिए था। और लोग दांतों तले उंगली दबा करके रह जाते। और ये सच में सरप्राइज वाली बात है कि जो शॉर्ट हैंड नहीं जानता है पूरी की पूरी स्पीच को बहुत स्पीड से वो लिख देता है और बाकी के लोग शॉर्ट हैंड जानते थे फिर भी गलती करते थे और ये पूरी की पूरी स्पीच लिखने के बाद भी कोई गलती नहीं करते थे। लुई फिशर और गुंथर के समान ये एक लेखक के नाम है जो ब्रिटिश लेखक हुआ करते थे, धुरंधर लेखक। उनके जैसे बहुत ही अच्छे लेखक अपनी टिप्पणियों, कमेंट्स का मिलान महादेव की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने में बहुत हेजिटेट करते थे। साहित्यिक पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीतिक प्रवाहों, घटनाओं से संबंधित जो लेटेस्ट, अद्यतन का मतलब होता है लेटेस्ट, जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे।
हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताजी से ताजी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई सी नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में या दौड़ती रेलगाड़ी के डब्बों में ऊपर की बर्थ पर बैठकर ठूस ठूस कर भरे अपने बड़े बड़े झोलों में रखे ताजे ताजे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें वे पढ़ते रहते थे या फिर यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखा करते थे। कौन? महादेव देसाई। लगातार चलने वाली यात्राओं, हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समूह, मीटिंग्स, बैठकों, चर्चा, बातचीत आदि के बीच वे कब खाते थे, कब नहाते थे, कब सोते थे और ये सब बातें किसी को भी नहीं पता। मतलब उनके बिजी शेड्यूल में वो कब अपने प्राइवेट वर्क करते थे, प्राइवेट चीजें अपनी किया करते, सोना, खाना, नहाना, ये सब किसी को नहीं पता। वे 1 घंटे में 4 घंटे का काम कर लेते थे। इतनी स्पीड थी उनके महादेव देसाई के काम में। और ये इस तरीके के लोग बहुत यूनिक होते हैं, बहुत कम होते हैं संसार में। काम में रात और दिन के बीच का कोई फर्क शायद ही कभी रहता हो। वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे। सूत का मतलब होता है जो थ्रेड बनाया जाता है कपड़ों के लिए, वो थ्रेड काटना, थ्रेड बनाना को बोलते हैं सूत काटना। अपनी इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच भी वे कातना कभी नहीं चूकते थे मतलब कभी नहीं भूलते थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा, यमुना, दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाद से बने हैं। गाद का मतलब होता है कीचड़। तो कीचड़ से बने हैं ये सब प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के जमीन जो है। आप 100 कोस चले जाइए, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से ये उसी जगह की बात है, बिहार और उत्तर प्रदेश की बात है। इसी तरह से महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठोकर लगने वाली बात तो दूर, खुरदरी मिट्टी भी नहीं चुभती है। उनकी निर्मल प्रतिभा उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के साथ दूधो नहला देती है। मतलब उनकी जो एकदम क्लियर उनकी जो टैलेंट है, उनका जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसके कांटेक्ट में जो भी आता है वह उनके संपर्क में आने पर वह भी इंटेलिजेंट बन जाता है। वह भी चंद्र और शुक्र की प्रभा के समान उसमें भी उनका तेज आ जाता है। वो भी उनसे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। उसमें सराबोर होने वाले के मन से उनकी मोहिनी का नशा कभी कभी कई दिन तक नहीं उतरता है। मतलब जो भी उनके कांटेक्ट में आता है वो उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित होता है कि वह कई दिनों तक उनको भूल नहीं पाता है। महादेव का समूचा जीवन, समूचा मतलब होता है फुल लाइफ, उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गुथे गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी। गांधी जी का, महादेव जी का जो पूरा जीवन था वो गांधी जी के साथ ही बीता है और गांधी जी से अलग महादेव को नहीं सोचा जा सकता। जब भी गांधी जी का नाम आता है तो महादेव भाई का नाम जरूर आता है। कामकाज की अनवरत मतलब कंटिन्यू व्यस्तताओं मतलब कि बिजीनेस के बीच में भी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि इस तरह समय निकालकर लिखी गई डेली की उनकी डायरी की वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। डेली जो वो लिखा करते थे वो आज भी इस समय में मौजूद हैं। प्रथम श्रेणी की शिष्ट और संस्कार संपन्न भाषा, मनोहर उनकी जो भाषा थी वो संस्कार संपन्न थी, मतलब पूरी तरीके से शुद्ध और अच्छी थी, उच्च श्रेणी की थी। मनोहारी लेखन शैली, उनकी जो राइटिंग थी वो बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर थी। वह ईश्वर की देन थी महादेव देसाई को। यद्यपि यानी ऑल्दो गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयों, आंदोलनों और समाचार पत्रों की चर्चाओं के भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला। फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग, गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग, का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया जो कि नवजीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह एक हफ्ते यंग इंडिया में छपता रहा। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि सत्य का प्रयोग किसने लिखी थी? गांधी जी ने। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? महादेव देसाई ने। इसका अंग्रेजी अनुवाद कौन से न्यूज़पेपर में छपा था? नवजीवन में। बाद में पुस्तक के रूप में उसके अनगिनत संस्करण सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बिके भी। सन 1934-35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर सेगांव की सरहद की ओर पेड़ के नीचे जा बैठे। सेगांव जगह का नाम है, वहां पे सरहद मतलब होता है किनारे से बॉर्डर। सेगांव की बॉर्डर पर एक पेड़ के नीचे चले गए थे
उसके बाद वहाँ 1-2 झोपड़े बने, झोपड़े का मतलब होता है हट या मकान। फिर धीरे-धीरे मकान बनकर तैयार हुए। तब तक महादेव भाई, दुर्गा बहन और नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे थे वे। वहीं से वे वर्धा की असह्य गर्मी में रोज सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे। कौन? महादेव जी। वहीं से वर्धा मतलब जगह का नाम है, वहाँ की जो गर्मी है वो बहुत ही तेज हुआ करती थी और रोज सुबह पैदल चल के सेवाग्राम जाते थे। सेवाग्राम ऑल्सो अ जगह का नाम। वहाँ दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते थे। जाते आते पूरे 11 मील वो चलते थे। 11 मील, मील इज अ यूनिट ऑफ लाइक किलोमीटर, मीटर। रोज रोज इतना चलना, इतना कंटिन्यूअसली चलना पड़ता था उनको। कुल मिलाकर के इसका जो प्रतिकूल प्रभाव का मतलब होता है साइड इफेक्ट जो पड़ा, उसके कारण उनकी मृत्यु हुई। और उनकी जो मृत्यु हुई थी उसमें एक कारण यह भी था जो इतना वो चला करते थे। इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना रहा। जब तक गांधी जी जिंदा थे तब तक महादेव देसाई की मौत का घाव गांधी जी के मन में बना रहा। वे भरतरी के भजन की पंक्ति हमेशा दोहराते रहते थे, एरे जख्म जो के नहीं जशे। इसका मतलब है कि यह घाव कभी योग से नहीं भरेगा। योग मतलब होता है योगा, कि चाहे कितना भी योगा कर लूं मैं, लेकिन फिर भी ये जो घाव है, ये जो इंजरी है, ये जो दर्द है, ये जो पेन है महादेव देसाई के जाने का मेरे जीवन में, वह कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगा, वह कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। बाद के सालों में प्यारेलाल जी से जब कुछ कहना होता था तो गांधी जी जब उनको बुलाते थे तो अचानक ही, अनायास मतलब सडनली उनके मुंह से क्या निकल जाता था? महादेव निकल जाता था। क्योंकि हम जिसको अपने सबसे करीब मानते हैं उसी का नाम हम बार बार गलती से भी कभी कभी निकाल लेते हैं। तो यही था इस लेसन का पूरा समरी, तो एक्सप्लेनेशन। और इसके जो अनुवादक हैं वो काशीनाथ त्रिवेदी हैं, जिन्होंने इसको अनुवाद करके इस लेसन में डाला गया है। ठीक है, इस लेसन को आप समझें, पढ़ें, सुने दोबारा। स्वामी आनंद का लिखा हुआ शुक्र तारे के समान। ठीक है, थैंक यू।